नमस्कार। मैं सर्वोत्तम केतकर। भारत मेरा देश है और मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। उसकी तरक्की और खुशहाली की कामना हमेशा करता हूँ। ये प्रतिज्ञा के तौर पे हम लोग अपने स्कूली जीवन में बार बार कहते थे कि भारत मेरा देश है और उसकी खुशहाली और उसकी प्रगति मेरे लिए बड़े मायने रखती है। क्योंकि देश की खुशहाली, इसका सीधा सीधा मतलब वहाँ रहने वाले लोगों की खुशहाली ही होता है। और अगर देश की प्रगति हो रही है, इसका मतलब आम लोगों को सुविधा या थोड़ी बेहतर लाइफस्टाइल का मुहैया होना पक्का है। हम देख रहे हैं करीबन 60-70 सालों से हमारे देश के सारे लोग इस प्रगति, विकास या खुशहाली के लिए जी तोड़ लगातार मेहनत कर रहे हैं, पर हम लोग अभी भी ना खुश है, ना प्रगत हुए हैं, ना आज कोई उसकी उम्मीद भी दिख रही है। मेरा कहना ये नहीं है कि 60 सालों में, 70 सालों में देश में कुछ हुआ ही नहीं, पर हमारी अपेक्षा से वो बहुत ही कम है। ये भी एक कड़वी वास्तविकता है। और मैं कभी वास्तविकता या रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ता हूँ। मैं अपने लेवल पे उसकी जानकारी लेता हूँ, उसके कारणों की समीक्षा करता हूँ, और अगर कुछ जानकारी मुझे है तो आप जैसे लोगों के साथ में उसे साझा करता हूँ, जिससे एक चर्चा का माहौल बन सके। अभी गए 10 साल भी हम लोग देखें तो बाहर से निवेश आना जरूरी है। ये एक बात पक्की या जाहिर हुई है कि इस देश की अगर प्रगति होनी है, इस देश का अगर विकास होना है, तो शुरुआती दौर में हमें बाहर से पैसा लाना पड़ेगा। और बाहर से पैसा कर्जा लेके लाना या उसको और ढंग से यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाना, ये चॉइस हमारे पास था। पहले कई दशक हम लोग पैसा उधार ले आते थे, कर्जा ले आते थे, लेकिन अब कर्जे का बोझ इतना बढ़ चुका है कि उसका इंटरेस्ट देने के लिए भी शायद हमें दूसरे किसी से कर्जा लेना पड़ता है। मैं अपने देश की बात कर रही हूँ। तो अभी हमारे पास जो भी कुछ है उसको ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसे हम लोग आम भाषा में एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कोई धनी आदमी हमारे देश में आए, अपना कारोबार चालू करे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, जो चीज़ें वहाँ पे बनेगी वहाँ से आपकी और मेरी जिंदगी थोड़ी खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो हमने गए 10 साल में अपने कई क्षेत्र एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खुले कर दिए। उसे कई लोगों ने उसका प्रखर विरोध किया, अपोजिशन किया, उसके खामियां बताई, पर सरकार के सामने और कोई विकल्प ही नहीं था। इसीलिए एफडीआई के लिए हमने अपने दरवाजे खोल दिए। उम्मीदें थी कि बाहर के आदमी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और हम अपना जीवन थोड़ा बेहतर बना पाएंगे। लेकिन गए 10 साल में हमारे कई क्षेत्रों के दरवाजे खुले करने के बावजूद कोई बहुत बड़ा भूचाल इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पे नहीं आया। और गए 10 साल से मुझे लगातार ये बात
खाए जा रही थी कि हमने अपने दरवाजे तो खोल दिए हैं, पर बाहर से कोई अंदर पैसा लेके या इन्वेस्टमेंट लेके क्यों नहीं आ रहा। कई बार हम लोग ये सुनते हैं कि इन्हें हमारे नेतागण, हमारे कॉरपोरेट जब बाहर जाते हैं किसी निवेश की मांग करने के लिए, तब बड़े बड़े दावे वो उनके आने के बाद किए जाते हैं कि इतने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आनी है, उतनी लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आनी है, लेकिन वो असल में आती नहीं, सिर्फ एमओयू हो जाता है। समझो अपने भारत देश का कोई प्रतिनिधि दूसरे देश में जाता है, पहले वहाँ पे उनको अपने देश के बारे में समझाता है, आपके लिए यहाँ अच्छे मौके हैं, हम आपको मदद करने वाले हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में पैसे के रूप में डालिए। तो वो आदमी बोल देता है कि भाई इतने इतने लाख करोड़ मैं आपके देश में निवेश करूँगा, मेरा निवेश इतने इतने लाख करोड़ का होगा। वो बाकायदा एक एग्रीमेंट भी साइन कर देता है, और जैसे ही हम लोग वापस आते हैं, जिसने हमारे साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है वो कन्वीनियंटली उस बात को भूल जाता है। आज तक तो देखा यही है। अभी इसको रोकना ना आपके बस की बात है ना मेरे बस की बात है, लेकिन इसको जानना कम से कम आपकी और मेरी बहुत बड़ी जरूरत है। हम कर नहीं कुछ सकते, फिर भी उसे जानना तो जरूरी है, ये मेरा मानना है। और इसी धारणा को लेके मैं आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास अच्छी बारिश है, तीनों ऋतु है, जमीन में तांबा है, लोहा है, यूरेनियम है, फिर भी हमारे देश में कोई निवेश करना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात तो मार्केट है, 134 करोड़ लोगों की लगभग आबादी होने के बावजूद यहाँ पे कोई निवेश करने वाला आता नहीं है, या निवेश करने वाला कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब मैं इस बात को बार बार सोचता गया, और गए साल में कई बार जो मेरे मित्र बड़े उद्योजक बाहर की दुनिया में बसे हुए हैं, उनसे मेरी जब इस बात में बातचीत होने लगी कि भाई हम लोग ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे तो खोल दिए हैं, पर इंडिया में, मेरे देश में कोई निवेशक आता नहीं है, तो उन लोगों ने जो कारण बताया वो अपने आप में एक असली कारण के रूप में दुनिया के सामने है, भले हम उसे उतने वाकिफ नहीं हैं। उन्होंने बोला, जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने एक ही वर्ड बोला था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत कम है। शायद ये बात रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स, ये बात शायद आपने पहली बार सुनी है। और जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था, मैं भी इसी तरह से चौंक गया था जैसे आप अभी चौंक गए हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसके बारे में ना हमने कभी सोचा है, पढ़ा है, ना किसी ने हमें बताया है। तो मैंने जब इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को खोजना शुरू किया, उसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वाकई में जो निवेश करने वाला है, जो यहाँ पे पैसे डालने वाला है, उसके लिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और उसके ऊपर अपने देश की यानी भारत देश की रैंकिंग क्या है वो देखे बगैर, वो रैंकिंग अच्छी हुए बगैर कोई यहाँ पे निवेश करेगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये एक संस्था है
जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बड़े पैमाने पे लेकिन अलग ढंग से काम करती है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। आपके देश को कई मानकों के ऊपर तराश के ये WJP आपका एक रेटिंग बनाती है और वो रेटिंग पूरी दुनिया में पब्लिश की जाती है और हर निवेशक जो निवेश करने वाला है वो पहले सबसे पहले पायदान पे उस रेटिंग को तराशता है और उसके ऊपर उसका पूरा निर्णय होता है कि फलाने देश में निवेश करना या नहीं करना। अब ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में होता क्या है, तो हमारी सिस्टम, उसके काम करने का तरीका, हमारी मनोभूमिका, हमारी मानसिकता एक कच्चा चिट्ठा ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में दर्शाया जाता है और वहाँ पे हम अपने देश की बड़ी खामियों को महसूस करते हैं और जो है वो पूरी साफ साफ भाषा में लिखा गया है। भारत का एक अच्छा अनुमान है जो शायद आपको और मुझे इतना सच नहीं लगेगा, पर यह सच बात है कि हम भारतीय कानून को मानने वाले और अनुशासन प्रिय हैं। ये WJP का कहना है, मैं नहीं ये कह रहा हूं। अनुशासन प्रियता या कानूनों को मानने की हमारी मानसिकता है, लेकिन अब सारा खेल जो है ये लेकिन से शुरू होता है। भारत के लोग अच्छे तौर पे अच्छी परसेंटेज में कानूनों को मानते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, पर यहाँ के कानूनों से लोगों को जो फायदा होना चाहिए वो होता नहीं है। कानून जब कोई बनता है, जब उसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरह से इस देश की आबादी को, जनसंख्या को, यहाँ के नागरिकों को कुछ सुविधा मिल जाए, कुछ चीजें उनके लिए अच्छी बन सके, इसीलिए कोई भी कानून बनाया जाता है। हमारे यहाँ कानून की तरफदारी या कानून की मानसिकता बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे कानून बने हैं, लेकिन ये कानून को जब अमली जामा पहनाने की बात आती है, कानून को रेगुलेट करने की जब बात आती है, जब पूरी गड़बड़ शुरू हो जाती है। कानून अपनी जगह पे बड़ा सही होता है, लेकिन कानून के बाद जब उसके नियम बनाए जाते हैं उसमें इतनी धांधली होती है कि उसकी वजह से जो कानून का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है वो ही खत्म हो जाता है। अभी आप कानून और नियम, कानून सख्त है, कानून क्लियर है, कानून अच्छा है, लेकिन कानून को जो नियमों के बलबूते पे खड़ा किया जाता है, जो फाउंडेशन नियमों का बनाया जाता है, उसमें गड़बड़ी और बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाई है। अभी कानून और नियमों में अगर मैं फर्क करना चाहूं तो अभी अभी जो कोविड-19 का दौर गुजरा या गुजर रहा है, उसमें एक बात हम लोगों ने साफ साफ देखी है। उसमें कानून बनाया गया कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हर व्यक्ति ने बाहर जाते समय अपने मुंह पे मास्क लगाना जरूरी है। ये कानून हो गया। अभी ये कानून के जब नियम बनते हैं तब उसमें ये दर्शाया जाता है कि मास्क किस तरह का होना चाहिए, मास्क कैसे लगाना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति
बिना मास्क लगाए रास्ते पे घूम रहा है तो उसे पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। ये बात आती है नियम की। कानून साफ है कि लोगों ने घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह पे मास्क लगाना चाहिए। ये कानून के नियम, यानी कौन सा मास्क, कैसा मास्क, किसका मास्क, और अगर आदमी ना लगाए तो उसे कितना फाइन होना चाहिए या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। आपने और मैंने ये अच्छी तरह से अनुभव किया है कि बिना मास्क पकड़े जाने पे 200 रुपए से लेके 1000 रुपए तक फाइन हुआ करता था। कई शहरों में वहां की सरकार ने या महापालिका ने डिक्लेयर किया कि अगर मेरे एरिया में कोई बिना मास्क घूम रहा है तो उसे मैं 1000 रुपया फाइन लगाऊंगा। दूसरे किसी कस्बे में कानून वही है लेकिन पनिशमेंट का प्रावधान 500 रुपया था, किसी और एक जगह 200 रुपया था। अगर कानून एक है तो नियम भी एक होने चाहिए। हमारे पूरे देश में मास्क न पहनने पर जो जुर्माना है या फाइन है उसे भी एक ही होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये अलग अलग स्थिति में अलग अलग गांवों में अलग अलग लोगों से वसूलेगी। और इसे मैं कहता हूं नियमों की अराजकता। अराजकता है। और ये बात अगर हमारे देश में हो रही है तो WJP उसे देख लेती है और आपकी रैंकिंग को घटा देती है। 4 पैमानों पे या 5 चीजों पे गौर रख के ये WJP यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का कामकाज चलता है और उसके नियम और तरीके बड़े साफ हैं, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले उनका देखना और मानना ये होता है कि आपने अगर कोई भी कानून बनाया है तो उसे आपके लोगों को कितना फायदा हुआ। और जाहिर बात है अगर आपको यहाँ पे कोई अपना खुद का बिजनेस चालू करना है तो आपको कितनी टाइप की परमिशन और कहाँ कहाँ की परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, धोखेबाजी कितनी है, और ये पूरी प्रक्रिया को यानी पूरे लाइसेंस को जमा करने के लिए आपके देश में कितना समय लगता है। और उसके साथ एक चीज अपने आप जुड़ जाती है कि ये सब फॉर्मेलिटी या प्रोटोकॉल पूरा करने के वक्त आपको कहाँ कहाँ करप्शन का सामना करना पड़ता है। आपका लैंड का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में होता है। आप जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी रक्षा हर आदमी के लिए किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपके पास क्या मशीनरी है और उसके लिए आपके क्या प्रावधान है, और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कितनी अहमियत देते हैं। अगर ये 4 ही चीजें मैंने जब आपसे शेयर की तब आपको अपने निजी अनुभवों से हमारी रेटिंग नीचे क्यों है इसका अंदाजा शायद अपने आप लग जाएगा। आजकल हमारे कानून बड़े सख्त है, सही है, पर उसका कोई फायदा हम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हर चीज में होने वाली देरी, नियमों की अराजकता, और जो बाबू लोग
इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी से बैठे हैं, उनके मन के अनुसार चलने वाली बातें। किसी भी कानून का नियम बनते समय उसमें कोई भी चीजें इस तरह से डाली जाती है कि इस नियमों का या कानून का पालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। और कानून या नियमों का पालन करना अगर आपने मुश्किल कर दिया तो आपके लिए लोगों को बार बार पनिशमेंट करने का, जुर्माना लेने का मौका अपने आप बन जाता है। और इसीलिए WJP पे हमारा जो रेटिंग है वो दुनिया के 138 देशों में कभी भी 50 के अंदर आया ही नहीं है। अभी हम लोग 65, 70, 72 के रेंज में। और ताजुब तो इस बात का होगा कि मलेशिया, सिंगापुर, पास के ब्रह्म देश का भी रेटिंग हमारे से अच्छा है, उनका रैंकिंग हमारे से ऊपर है। अगर इस देश को खुशहाल बनाना है तो पहले ये नियमों की अराजकता को कहीं ना कहीं विराम लगाना जरूरी है। और आज तक हम इस बात को जानते थे पर मुंह खोल के या बड़ी आवाज में ओपनली उसे जाहिर नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें सरकार का एक डर रहता था। लेकिन मैं आपके लिए एक बात साफ कर देता हूं, अब ऐसे बातों का कि ये सरकार को खराब लगेगा, सरकार मेरे इस कहने पे मुझे कुछ और जगह पे फंसा देगी, ये डर अब निकल गया है। क्योंकि गए साल के आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल में गवर्नमेंट ने खुद ये माना है, गवर्नमेंट ने हमारी केंद्र सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें ये बात अंडरलाइन करके लिखी गई है कि यहाँ पे कानूनों की अराजकता हो रही है। और इस हिसाब से इस कारण अच्छे कानूनों को बनाने के बावजूद उनका कोई लाभ आम जनता तक पहुंचता नहीं है। और उसी वजह से WJP का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें हमारी रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे केंद्र सरकार ने इस बात को आज मंजूर कर लिया और मेरे लिए ये उम्मीद का पहला दीप है। शायद आपकी भावना भी ये सुनने के बाद यही होगी कि अगर हर चीज छुपाने में विश्वास करने वाली सरकार कुछ हद तक उनकी खुद की खामियों को मान रही है, मंजूर कर रही है, तो आम जनता के लिए ये खुशी का पहला दीप है। क्योंकि जब सरकारी लेवल पे ये चीज को माना गया तो अभी जाहिर है कि वहां पे सुधार होने की शुरुआत आज नहीं तो कल जरूर होगी। और इसीलिए वीडियो में कुछ देर पहले मैंने कहा था कि शायद आप और मैं इस बात के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, पर ये हमें जानना जरूरी है। इसका कारण यहाँ पे मेल खाता है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने भी अपने आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल में अपने ही डॉक्यूमेंट में इस बात को मंजूरी दे दी है। और उम्मीद करता हूँ जो सकारात्मकता की, जो ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत अभी अभी हुई है उसे कहीं ब्रेक न लगे और धीरे धीरे, भले कुछ देर ही सही, देर के बाद ही हमारे इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे हमारी जो रैंकिंग है वो अच्छी हो जाए।
और हमने जैसे चाहा है वैसे बड़े पैमाने पे अच्छा निवेश हमारे देश में आ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसीलिए कम से कम एक अच्छी शुरुआत होने के बाद हमारी उम्मीदें अच्छी तरह से जग सकती है। अब मुझे और आपको ये लग सकता है कि कहीं ना कहीं अब बेहतर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। मैं उसकी गारंटी कतई नहीं दे रहा हूँ, बट चांसेस बढ़ रहे हैं, ये बात जाहिर है और ये बात सच भी है। इसीलिए जब हम अपने आसपास का डाटा अपने लेवल पे देखते हैं तो इसके बाद इसमें और एक कड़ी हम लोग जोड़ देंगे कि बीच बीच में जो सर्वेक्षण आते हैं, भले हमारे खुद के सरकार के हो या इंटरनेशनल सर्वे के हो, उसके ऊपर भी हमारी नज़र लगनी चाहिए। अगर उसके ऊपर हम नज़र गड़ाए बैठेंगे तो हमारी जानकारी और हमारी समझ बहुत अच्छी तरह से विस्तृत हो पाएगी। एक उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिया है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और उसका रैंकिंग। आप भी ऐसे कई चीज़ें रैंकिंग खोज सकते हैं और भारत मेरा देश है और उसकी उन्नति मेरा सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए आजू बाजू में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी के लेवल पे हम अपने आप को सजग बना सकते हैं। उम्मीद है ये मेरा प्रयास अच्छे मुकाम पे पहुंच गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से, परिजनों से ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए।